जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। हमने टारगेट 100 मैथ के लिए लॉन्च किया था, जो कि बहुत बेहतरीन साबित हुआ। एग्जाम में टारगेट 100 से हूबहू प्रश्न छप गए और बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए जो टारगेट 100 को ज्वाइन किए थे। तो हमने सोचा साइंस के लिए भी लेकर कुछ आऊँ। तो साइंस के 20 नंबर को फिक्स करने के लिए मैं 3 क्लासेस केवल लूंगा, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूर्णतः आपके सामने रख देगा। इस क्लासेस के सभी प्रश्नों को प्रश्न में से हूबहू रखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे जुड़ते हैं, समझिए कि 20 नंबर आपके जाने वाले कहीं हैं नहीं। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से 3 क्लासेस होंगी, केवल 10 या 12 मिनट के तीनों क्लासेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अब क्रिया जब कराया गया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और फेरस साइड हो गया। तो ये जो एल्युमिनियम है ये फेरस का स्थान ले लिया है, मतलब इसको विस्थापित कर दिया। तो अपक्रिया कौन सा हो रहा है? बोला है संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे संयोजन में, देखिए कोई दो चीज आपस में जुड़ा नहीं है, ठीक। द्विविस्थापन में कोई दो तत्व विस्थापित नहीं हुआ, केवल फेरस विस्थापित हुआ है, मतलब आयरन विस्थापित हुआ है। वियोजन में कोई एक तत्व, कोई एक यौगिक टूटा नहीं है। इसमें देखिए टूटा कुछ नहीं है, ये केवल स्थान बदला है। तो जब स्थान बदलता है तो क्या हो जाता है? विस्थापन अपक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है फेरिक क्लोराइड और जल और वाई कोई यौगिक है का अपक्रिया जब कराया गया तो फेरस क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, HCl बन गया। और रासायनिक अपक्रिया में वाई का मान पूछा है कि वाई क्या था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर दिख रहा है, लेकिन इस साइड में हमें कहीं भी सल्फर नहीं दिखा, तो मतलब वाई तो सल्फर होगा। और देखिए O4 दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन चार दिए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जल जो है H2O, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो 2 ऑक्सीजन बढ़े और 1 सल्फर बढ़ा, तो ऑप्शन में देखेंगे SO2, ये हमारा सही हो जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या होती है? AgCl हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। रासायनिक समीकरण बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट का जलीय विलयन है, इन लोगों को आपस में मिलाया गया तो बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में मिला और HCl जलीय अवस्था में। जब किन्हीं दो जलीय यौगिकों को आपस में मिला दिया जाता है, उसमें कोई एक ठोस बनकर, मतलब कि उस लिक्विड में ऊपर तैरने लगे, तो उसको अवक्षेप कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस अपक्रिया के तहत ये होता है उसको हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए, ठीक। तो ये तत्व कौन सा है? कार्बन। अगर कार्बन को आप गर्म करते हैं, नहीं कार्बन नहीं भाई, कापर है, कापर को आप गर्म करते हैं तो वो काला हो जाता है वायु की उपस्थिति में। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। H2S विलयन का pH मान। H2S कैसा विलयन है? अम्लीय विलयन है। अम्लीय विलयन का pH मान है हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया। इसी में 3 क्वेश्चन है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। pH मान 1 से लेकर 14 तक होते हैं। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का pH मान 7 पे, मतलब कि वह ना क्षार है ना अम्ल है। और 1 से लेकर 7 से पहले तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 से लेकर अधिक तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये हमको पता चल गया है। अम्लीय पूछ रहा है, अम्लीय विलयन दिया है इधर सब। तो देखेंगे 0 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 7 से कम हो जाएगा। अम्लीय होने के लिए 7 से कम होगा। यहाँ पे देखिए क्षारीय विलयन का pH मान, जब वो 7 अम्लीय 7 से कम होता है तो क्षारीय क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मान होगा। जब नीले लिटमस को लाल किया तो इसका मान, तो वो मतलब कि अम्ल रहा होगा, तो अम्ल का pH मान क्या होता है?
7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन है, 6 दिया है, तो 7 से कम हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया 6। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बाबू, हमने बताया भी आपको, इस 7 क्या होता है, उदासीन होता है, 7 पर उदासीन होता है। तो जल क्या होता है, आपको कभी खट्टा लगा या कड़वा लगा, नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर हुआ। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण देखिए सोडियम बाई सल्फेट है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम मतलब NaHSO4। देखिए है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो भाई अम्लीय लवण इसमें से कौन है, क्वेश्चन तो हमारा सेम हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। मीठे सोडे का अणु सूत्र है, मीठे सोडे का अणु सूत्र है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, तो एंटीमनी बाबू क्या है, उपधातु है। अधातु है, अधातु क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम। अधातु इसमें से क्या है, फ्लोरीन, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। आघातवर्धीयता प्रदर्शित करता है, तो आघातवर्धीयता मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। जब हम किसी चीज़ को जैसे कि हथौड़े से पीट रहे हैं तो वह बढ़ रहा है, जैसे कि आप ले लीजिए कुदार, उसको जब लोहार के पास लेके जाते हैं तो पीट पीट कर उसे धारदार बनाता है, तो वो बढ़ता है। तो इसमें से ना आयोडीन बढ़ता है, ना सल्फर, ना फास्फोरस, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। धातु है, बोरान धातु है, सिलिकॉन धातु है, कार्बन धातु, इसमें से कोई नहीं, तो क्या है हमारा, लिथियम धातु है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा वह हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो इसमें देखेंगे सिलिका दिया है, कॉपर दिया है, कार्बन दिया है, और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, जिंक। तो जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है। इसमें 3 प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप कर ही अपक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है, निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया कर लेती है। तो हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए, इसके अनुसार देखिए जो जल ठंडे जल से क्या कर दे, हाइड्रोजन को निकाल दे, तो कॉपर भी नहीं है, आयरन लोहा भी नहीं है, ठीक, मैग्नीशियम जस्ता भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर आप ठंडे जल में सोडियम या कैल्शियम को डाल देते हैं तो तुरंत विस्फोट हो जाता है, आग लग जाता है, तो क्रिया कर लेता है, ठीक है ना, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देने वाला हमारा होता है सोडियम। देखिए दिया है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। देखिए ऐसे चीज़ों में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है कि जो क्रिया ना करे, तो क्या होता है, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक को अगर हम खाद्य पदार्थों के साथ रख देंगे तो उससे क्रिया करके कुछ अन्य रसायन यौगिक बना देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी नहीं सही है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, जिसका क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होगा वह विस्थापित नहीं करेगी। तो आयरन दिया, आयरन भी करता है, जिंक भी करता है, मैग्नीशियम का भी क्या है, क्रियाशीलता अधिक है, ये कॉपर रह जाता है, इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। ठीक, देखिए निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, जिंक करेगा, बाकी तीनों में से कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक,
ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हुआ। दिया है निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। उष्मा का कुचालक पारा है, नहीं है। सोडियम है, नहीं है। लोहा है, नहीं है। उष्मा का कुचालक क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है सीसा। देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता ऑप्शन रट लेंगे, ठीक है। क्या दिया है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ये प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, ठीक। कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है बाबू? ना 2 होती है, ना 3 होती है, ना 5 होती है, क्या? 4। फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए SCHO। एल्डिहाइड समूह जो होता है, एल्डिहाइड समूह का जो सूत्र होता है HCHO होता है। तो इसमें देखिए SCHO जुड़ गया तो फार्मेल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे देखिए ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनोन क्या है? कीटोनिक ग्रुप का है, तो कीटोन ग्रुप में क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पर देखेंगे ये एल्डिहाइड का है, और ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल का है, ये ऑक्सैलिक अम्ल का है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्या है? एल्डिहाइड समूह होना चाहिए, तो एल्डिहाइड समूह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए निम्न में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है, तो ध्यान से देखेंगे तो ना हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ना हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर देखेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया ऑप्शन नंबर में और 2 हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये देखो ऑक्सैलिक अम्ल बन रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आते हैं लोग। और हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है? सही है। ये क्या बनाता है? कीटोनिक ग्रुप वाला है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो आप गलत चीज़ों को ना पढ़ के सीधे सही चीज़ों को पढ़िए ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है सब। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है मेथेनल, ऑप्शन नंबर बी। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है एथेनल, ठीक। यूरेनियम है, यूरेनियम क्षार धातु है, अधातु है, रेडियो एक्टिव है, गैस है, तो क्या होता है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको नोट करेंगे। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में देखिए नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, ब्रोमियम। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है जो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और यहीं पे हमारे केमिस्ट्री के सारे प्रश्न कंप्लीट हुए, तो इनको आप याद कर लेंगे। अगर एक बार में नहीं याद हुआ है इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इससे अगला क्लास हमारा होगा बायोलॉजी का, उसके बाद फिजिक्स का, और तीनों में आपके 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास का अंत करते हैं।